हरे कृष्णा। आज हमारी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की 5वीं क्लास है। पिछली 4 क्लास को हमने कर चुके हैं, आज 5वीं क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली 4 क्लास में हमने 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज अपन 41वें क्वेश्चन से करते हैं। 41वां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान क्या आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉसेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये 1 साइन थीटा। कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है। इंटू का साइन है, यहाँ पर अपन इंटू का साइन लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर टेन थीटा का मान मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर टेन थीटा बराबर से लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये टेन थीटा का मान होता है। ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड को यदि मुझे इंटू में चेंज करना हो तो कॉस थीटा को मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 कॉस थीटा, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब इसको अपन हल कर लेते हैं। यहाँ पर ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बराबर से ऊपर एक एक और एक, तीनों के इंटू करने पर, तीनों एक के इंटू करने पर एक आने वाला, बटे में कॉस थीटा और कॉस थीटा गुणा करने पर कितना आने वाला है, यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 कॉस स्क्वायर थीटा ये रहेगा इसका आंसर। किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। 42वां क्वेश्चन इसमें दिया है सरल रूप में लिखें। सरल रूप में किसको लिखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है √50 प्लस √18 माइनस √8, इसको सरल रूप में लिखना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, √50 प्लस √18 माइनस √8, इसको आपको सरल रूप में लिखना है। अब सरल रूप में लिखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर √50 दिया, 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 × 2, ये अपन ने करनी के अंतर्गत लिखा हुआ 25 × 2, प्लस ये 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, 9 2 नहीं 18, ये अपन ने करनी के अंतर्गत लिख दिया। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, ये ब्रैकेट अंडर रूट के अंतर्गत अपन ने अंडर रूट के अंतर्गत कर दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अपन 25 में से क्या बाहर निकाल सकते हैं, 5, तो करनी में बचने वाला है 2, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5 करनी 2, प्लस यहाँ पर 9 से कितना बाहर आने वाला है 3, तो करनी में बचेगा 2, इसको लिख सकता हूँ 3 करनी में 2, माइनस 4 से क्या बाहर निकाल सकते हैं अपन 2, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 करनी 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब तीनों में करनी 2 करनी 2 करनी 2, तीनों करनी 2 को कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट अपन सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 करनी 2 और 3 करनी 2 कितने होने वाले हैं, 8 करनी 2, 5 और 3 8 होते हैं। 8 करनी 2 में से 2 करनी 2 घटाएंगे तो कितना आने वाला है, यहाँ पर ये 6 करनी 2, तो इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 6 करनी 2। 6 करनी 2 मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा, ये सी आएगा इसका आंसर। 43वें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल क्या रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल, एक समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये अपने बनाया हुआ है, यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना हुआ है। समचतुर्भुज में यहाँ पर इसको अपन मान लेते हैं विकर्ण पहला, इसको अपन D1 नाम देते हैं, और इसको मान लेते हैं अपन विकर्ण दूसरा, इसको अपन D2 नाम देते हैं। अब यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 × D1 × D2, ये होता है इसके क्षेत्रफल का फार्मूला। इसके विकर्ण में एक विकर्ण का मान 8 मीटर है और दूसरे विकर्ण का मान 6 मीटर है, तो इस विकर्ण का मान अपन 8 मीटर मान लेते हैं, इस विकर्ण का मान अपन 6 मीटर मान लेते हैं। यहाँ से अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर से 1/2, D1 का मान अपन 8 मान लेते हैं और D2 का मान अपन मान लेते हैं 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 8 कैंसिल होने वाला है, 4 बार 4 का 6 गुणा करने पर कितना है यहाँ पर ये 24, इकाई क्या रहने वाली यहाँ पर ये मीटर वर्ग, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा 24 वर्ग मीटर या फिर 24 मीटर वर्ग। 44वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 रुपये में बेचती है मतलब ये क्या दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इनका क्रय मूल्य 14,056 रुपये प्रति फ़ोन है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा, आपको बताना उसका कुल लाभ कितना होने वाला, लाभ बताना उसका कुल लाभ कितना आने वाला, ठीक है ना। अब इसको देखिए अपन किस तरीके से सोच सकते हैं कि यदि रीना ने 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 रुपये में बेचती है मतलब विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर देखिए विक्रय जो मूल्य रहने वाला है, विक्रय मूल्य कितना लिख सकते हैं अपन, 1,88,160 रुपये, ये विक्रय मूल्य है। अब उसने 12 मोबाइल फ़ोन को ख़रीदे किस रेट से, यहाँ पर 14,056 रुपये प्रति फ़ोन की दर से खरीदे हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर 12 मोबाइल का 14,056 रुपये प्रति मोबाइल की दर से कुल क्रय मूल्य कितना आने वाला, अपन कुल क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो
तो यहाँ पर 12 का 14,056 में यदि अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1,68,672 रुपये। इतने रुपये में उसने यहाँ पर ये ख़रीदा हुआ है। मतलब कि 12 मोबाइल फ़ोन को 1,68,672 रुपये में ख़रीदे हुए हैं और उनको बेचे कितने में 1,88,160 रुपये में बेचे हुए हैं। तो आपको लाभ निकालना है। लाभ अपन किस तरीके से निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे। विक्रय मूल्य कितना यहाँ पर ये 1,88,160 रुपये, इसमें से माइनस करना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1,68,672 रुपये। इसको माइनस करना है तो लाभ प्राप्त होने वाला। लाभ आ जाएगा, इसको माइनस करने पर 19,428 रुपये का लाभ। तो ये रहेगा यहाँ पर उसका आंसर। 45वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ सरल करें। सरल किसको करना है, ब्रैकेट में 2/1/3 माइनस 1/1/2 ऑफ 3/5 प्लस 1/2/5 डिवाइडेड बाय 2/1/3। इसको सरल करना है। इसको सरल करने पर कितना आएगा, तो अपन इसको हल करते जाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ 2/1/3। इसको अपन किस तरीके से हल कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। इसको मैं लिख सकता हूँ 7/3। ये मैंने लिखा हुआ 7/3, ये ब्रैकेट के अंतर्गत है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ 1/1/2। 1/1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। ये मैंने लिख दिया इसको 3/2 और यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है का का मतलब बोडोमॉस के नियम में होता है गुणा। अपने गुणा का साइन लगा दिया है। अपन क्या लिख सकते हैं 3/5, ये 3/5 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ प्लस, अपन ने प्लस लिख दिया। प्लस क्या लिखा हुआ 1/2/5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7/5। ये मैंने 7/5 लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाय 2/1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3। ये मैं 7/3 लिख सकता हूँ। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं तो इसका क्रॉस में इंटू कर सकते हैं। 7 का 2 में गुणा करने पर आने वाला है 14 आने वाला है। 3 का 3 में गुणा करने पर कितना आएगा 9। 14 में से 9 घटाने पर कितना बचने वाला है यहाँ पर 5। अपन ने 5 लिखा हुआ है। बटे में 3 का 2 में गुणा करने पर कितना आएगा 6। अपन ने 5/6 इसका हल आएगा। फिर इंटू क्या लिख सकते हैं 3/5 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ 7/5। इस भागित को मैं इंटू में चेंज करूँगा तो कितना आने वाला है यहाँ पर 3/7। 7/3 का 3/7 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल, ये 3 से 6 कैंसिल होगा 2 बार। मतलब यहाँ पर आने वाला है 1/2। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। ये 7 से 7 कैंसिल, 3 और 5 बचे तो अपन क्या लिख सकते हैं 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए फिर अपन क्रॉस में इंटू करेंगे। 5 के 1 में गुणा करने पर 5 आएगा, 2 का 3 में गुणा करने पर 6 आने वाला है और 5 और 6 जोड़ने पर कितना आएगा 11। बटे में 5 का 2 में गुणा करने पर कितना आएगा 10। 11/10 और 10 से भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगा 10 एकम 10। शेष बचने वाला है 1। तो 1/1/10। तो इसका मान क्या आने वाला है यहाँ पर 1/1/10। ऑप्शन नंबर सी, ये सी रहेगा यहाँ पर इसका आंसर। 46वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े कोण ज्ञात करना है, सबसे बड़ा कोण क्या आने वाला है। अब यहाँ पर पता है किसी भी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज है, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 1 2 3 4, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। और चारों कोणों का अनुपात कितना दिया 3:5:9:13। तो अपन इस योग के बराबर से इन अनुपात का योग कर सकते हैं। यदि अपन इन चारों अनुपात को जोड़ेंगे तो 3 5 9 13, इन चारों को जोड़ने पर आने वाला है 30। 30 के बराबर से अपन कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 360 लिख सकते हैं। अनुपात का योग बराबर से कोणों का योग लिख सकते हैं। आपको निकालना है इसमें सबसे बड़े कोण का मान। तो सबसे बड़े कोण का अनुपात कितना है 13। अपन निकालेंगे 13 के बराबर से कितना मान आने वाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 0 से अपन ने 0 कैंसिल कर दी। 3 से 36 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 12 बार कैंसिल होने वाला है। और 12 का 13 गुणा करने पर कितना आ गया यहाँ पर 156 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण का मान कितना आने वाला है 156 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। 47वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और इसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। यहाँ पर देखिए x एक अभाज्य संख्या है और x और इसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम, मतलब x और x के बाद जो अभाज्य संख्या आने वाली है उसका एलसीएम कितना आने वाला है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x यदि एक अभाज्य संख्या है तो अपन अभाज्य संख्या जैसे किस तरीके से लिख सकते हैं। एक अभाज्य संख्या अपन मान लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, इसके बाद कौन सी आने वाली है 3। यदि आप इन दोनों की बात की जाए
तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकालना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 बराबर से कितना आएगा, 6। ये 6 रहने वाला इनका एलसीएम, मतलब कि किन्हीं भी दो क्रमिक संख्याओं का एलसीएम रहने वाला उनका गुणनफल, गुणनफल का मान आता है उनका एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए x यदि अपन ने लिखा हुआ है x, और x के बाद अगली क्रमिक संख्या कौन सी आने वाली है, यहाँ पर x+1, या अपन x+1 लिखा हुआ है। इनका एलसीएम निकालना, तो इन दोनों गुणा करना पड़ेगा, मतलब x × x+1 ये रहेगा यहाँ पर इनका एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा यहाँ पर, ये सी आएगा इसका आंसर। 48वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है कि स्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बाकी, आपको बताना काम का कितना हिस्सा बाकी है। अब यहाँ पर देखिए स्मिता, दो व्यक्तियों को डाटा दिया है, एक स्मिता है और एक यहाँ पर सैम। तो स्मिता किसी काम को कितने दिन में करती है, यहाँ पर 12 दिन में 12 दिन लिखा हुआ है, और सैम उसी काम को कितने दिन में करता है, 9 दिनों में। तो अपन यहाँ पर 9 दिनों का लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, मतलब 4 दिन तक स्मिता ने भी काम किया हुआ है और 4 दिन तक सैम ने भी काम किया हुआ है। तो स्मिता का 4 दिन का काम कितना लिख सकते हैं अपन, 4/12 भाग। इसी प्रकार से सैम का 4 दिन का काम कितना है यहाँ पर, 4/9 भाग। दोनों ने मिलकर 4 दिन में काम का कुल कितना भाग किया हुआ है। इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो 12 और 9 दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है यहाँ पर, ये 36। ये अपन ने 36 लिखा हुआ है। अब 12 से 36 कैंसिल होगा 3 बार, 3 का 4 गुणा करने पर कितना आएगा, 12। ये अपन ने 12 लिखा हुआ है, इसका साइन है ये प्लस साइन लगा दिया। 9 से 36 कैंसिल 4 बार, 4 का 4 गुणा करने पर कितना आएगा यहाँ पर, ये 16 ये अपन लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आने वाला है, 16 और 12 जोड़ने पर कितना आएगा यहाँ पर 28। 28 बटे में 36, अपन ने 28 बटे में 36 लिखा हुआ। और ये काय से कैंसिल हो सकता है, 28 बटे 36 अपन 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 नम 36, मतलब कि 4 दिन में दोनों ने मिलकर काम का कितना भाग किया हुआ, 7/9 भाग किया हुआ है। आपको क्या बताना है कि काम का कितना हिस्सा बाकी है। अब आपको पता है कि पूरा काम एक होता है, एक पूरे काम में से जो काम हुआ 7/9 भाग, इसको यदि अपन माइनस करेंगे तो शेष भाग बचने वाला है। तो इसको माइनस करने पर कितना आने वाला है, यहाँ पर 9 एकम 9, 9 में 7 जाएंगे तो 2, 2/9, 2/9 भाग काम का भी यहाँ पर शेष बचा हुआ, मतलब ये शेष काम बचा हुआ 2/9। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। 49वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है। यदि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें कि अध्यापक की आयु कितनी आने वाली है। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, इससे अपन बहुत सारे प्रश्नों का आंसर निकाल सकते हैं। इस टाइप के फार्मूला क्या होता है कि संख्या और औसत, इन दोनों का यदि अपन गुणा करते हैं संख्या और औसत का, तो क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, योग। ये अपन ने योग लिखा हुआ है। अब सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 27, तो संख्या की जगह अपन ने लिखा हुआ है 27, और 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत कितना है, 22, ये अपन ने 22 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपन निकाल सकते हैं 27 विद्यार्थियों की आयु का योग। जैसे अपन 27 और 22 का गुणा करते हैं तो आने वाला यहाँ पर 594 आने वाला है। अब क्या दिया है, यदि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है, मतलब एक अध्यापक को यदि अपन जोड़ देंगे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 27 तो विद्यार्थी है, एक अध्यापक जोड़ेंगे तो 27 और 1 28, कुल संख्या होने वाली है 28। इसमें क्या दिया, यदि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी यहाँ पर 22, अब 1 बढ़ जाएगी, मतलब कितनी होने वाली यहाँ पर ये 23, अपन ने 23 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अध्यापक की आयु भी इसमें शामिल रहने वाली, तो 28 लोगों की औसत कितना यहाँ पर ये 23 है। तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इनका योग निकाल सकते हैं। 28 के 23 में गुणा करने पर कितना है यहाँ पर 644, अपन ने 644 लिखा हुआ है। यहाँ पर 594 ये केवल लड़कों की आयु का योग है और इसमें अध्यापक भी शामिल है। तो यहाँ पर इस आयु के योग में से इस आयु के योग को माइनस करेंगे तो अध्यापक की आयु निकलने वाली है। इसको माइनस करने पर कितना आने वाला है यहाँ पर ये 50, मतलब अध्यापक की आयु आने वाली यहाँ पर ये 50 वर्ष। 50वां प्रश्न, 50वें प्रश्न में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात किशोर
12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, आपको बताना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए अब यहाँ पर आपको पता है कि अंकित मूल्य पर जो बट्टा दिया जाता है, मतलब अंकित मूल्य इंटू बट्टा प्रतिशत, वो किसके बराबर होता है कि जो क्रय मूल्य पर लाभ होने वाला, लाभ परसेंट इंटू क्रय मूल्य, इसके बराबर होता है। कि अंकित मूल्य पर जो बट्टा दिया जाएगा वो क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट के बराबर में रहने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपको बताना क्या है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। तो क्रय मूल्य आपको नहीं मालूम, क्रय मूल्य को अपन ने मान लिया यहाँ पर 100%, यहाँ पर 100 रुपये मान लिया, ठीक है ना। अब 100 रुपये जितना अधिक आने वाला उतना परसेंट अधिक रहेगा। अब यहाँ पर देखिए लाभ, तो लाभ कितने परसेंट का हो रहा है यहाँ पर 12%। 12% लाभ को अपन लिख सकते हैं 112 बटे में 100, 112 बटे में 100 लिखा हुआ है, बराबर से यहाँ पर लिखा हुआ है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है, अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का बट्टा दिया है, बट्टा पर छूट कितने परसेंट की दी जा रही है 20%। 20% बट्टा को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 80 बटे में 100, ये मैंने 80 बटे में 100 लिखा हुआ है। इसको यदि अपन हल करेंगे तो 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल, 20 से कैंसिल होगा यहाँ पर 20 चौके 80, और ये कैंसिल होने वाला 20 पंजे 100। फिर 4 से 112 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 दूनी 8, शेष बचेंगे यहाँ पर 3, 4 और 8 32, 28 बार कैंसिल होगा। अब 28 का 5 में यदि अपन गुणा करते हैं तो 5 8 40 की 0, शेष बचने वाले हैं 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो यहाँ पर अपन ने क्या निकाल लिया, ये अंकित मूल्य निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य 140% है और क्रय मूल्य 100% है। तो 140% 100% से कितना अधिक है यहाँ पर, ये 40 अधिक है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होना चाहिए, यहाँ पर 40% अधिक होना चाहिए। यहाँ पर अपन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लिया तो अंकित मूल्य कितना आएगा 140 रुपये। अब यहाँ पर देखिए 140 रुपये 100 रुपये से कितना अधिक है, तो अपन इसको किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं कि 140 100 से कितना अधिक है, यहाँ पर 40 से अधिक है। अधिक मतलब किस में अधिक है, यहाँ पर ये 100 में अधिक है। तो 40 बटे में 100 परसेंटेज में चाहिए, मतलब 100 का गुणा कर सकते हैं। 100 से 100 कैंसिल, कितना आने वाला है यहाँ पर 40%। इस तरीके से वो आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं कि क्रय मूल्य यदि 100% है और अंकित मूल्य 140% है तो कितने का लाभ होने वाला है, यहाँ पर 40% का लाभ होने वाला है। ये डायरेक्ट 40% केवल क्रय मूल्य यदि 100 रुपये मानेंगे तभी यहाँ पर 40% निकालना है, अन्यथा इस विधि से आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है 40%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा।